नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ। नया सवेरा का एक बेहद विशेष अंक लेकर कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे। नया सवेरा में हम नजर विस्तार से होगी बात। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। आप सभी को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री का गोवा दौरा, जहां प्रधानमंत्री आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 1330 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं गोवा को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही बात होगी उत्तराखंड से जुड़ी खबर की, जहां यूसीसी ड्राफ्ट से जुड़ा जो विधेयक है वो आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके साथ फिल्म, संगीत, साहित्य और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां भी होंगी। साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत और खेल जगत की खबरों पर भी। शुरुआत नया सवेरा की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओज और विशेषज्ञों के साथ करेंगे बातचीत। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा को 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी हैं ये योजनाएं। लोकसभा में अंतरिम बजट पर होगी चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा रहेगी जारी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक आज होगा पेश। सदन में आज नहीं होंगे प्रश्नकाल और शून्यकाल। ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया दौरे से फिलिस्तीनियों में जगी गजा में संघर्ष विराम की आस। रियाद में ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस से संकट के स्थायी समाधान पर की चर्चा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित। प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या की जांच के दौरान कैंसर का चला पता। शाही परिवार ने दी जानकारी। और क्रिकेट जगत से आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से। आज बेनोनी में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह की। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है, जो ऊर्जा के भविष्य को आकार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, जो 9 फरवरी तक चलेगा। यह आयोजन देश के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन के लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ऊर्जा सम्मेलन 2024 देश की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। सम्मेलन में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। 900 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय एमएसएमई द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के नवाचारों के प्रदर्शन के लिए विशेष मेक इन इंडिया पैवेलियन भी बनाया गया है। I invite you to explore our transformative solutions
engage in insightful discussions, and witness firsthand how Indian Oil is leading the charge towards a more sustainable future. प्रधानमंत्री ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे, जिसे वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। सिर्फ 2 वर्षों में भारत ऊर्जा सप्ताह ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, बढ़ते उपभोक्ता आधार और आकर्षक निवेश वातावरण के साथ ऊर्जा परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधि इंडिया एनर्जी वीक में जुटेंगे, जो वास्तव में इसे एक वैश्विक सम्मेलन बनाएगा। नीति निर्माता, उद्योगपति और हितधारक आपसी सहयोग बढ़ाने, अवसरों का पता लगाने और साझेदारी को बढ़ाने के लिए एकजुट होंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। प्रधानमंत्री के गोवा दौरे से जुड़े हमारे संवाददाता पणजी से जुड़ चुके हैं तापस भट्टाचार्य हमारे साथ। तापस, सुप्रभात। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी गोवा आते हैं, जी तापस से हम जुड़ेंगे, अभी तापस से जुड़ेंगे, लेकिन शैला, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का हमेशा से ऊर्जा क्षेत्र पर फोकस रहा है और मोदी सरकार पिछले 10 सालों में ऊर्जा क्षेत्र पर लगातार काम कर रही है और आत्मनिर्भरता की ओर हमारे जो कदम है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और आप ये देखिए कि किस तरह से तमाम सारी स्टार्टअप कंपनियां आगे आ रही हैं और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही तापस भट्टाचार्य भी शैला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे पणजी से। तापस, सुप्रभात। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज गोवा जा रहे हैं और जब भी वे गोवा जाते हैं अनेक विकास परियोजनाएं वहां समर्पित करके आते हैं, और आज IEW जब 2024 का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री, 2 सालों में हमने देखा है कि इसका किस तरीके से विस्तार हुआ है और तुलना जो है उसकी विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस और ओपेक जैसे देशों के सम्मेलन के साथ होने लगी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ाया, खासतौर से भारत की अगर मेजबानी अगर हम देखें, जो 2023 का संस्करण था, जो पहला संस्करण था, उसके बाद अभी 2024 का, तो 17 देशों के जो एनर्जी मिनिस्टर इस वक्त आने वाले 35,000 से ज्यादा जो अटेंडीज यहाँ पे रहेंगे और 900 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में, और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि करीब 6 देशों के, यानी कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड्स, रशिया, यूके और यूएस, इन 6 देशों के पवेलियंस यहाँ पे होंगे। और अगर आप बात करें एनर्जी ऑयल कंपनीज की, गैस कंपनी की, तो कोई भी विश्व में कोई भी कंपनी की अगर बात करें, उन सब के यहाँ पे स्टॉल्स, पवेलियंस लगाए गए हैं। एक तरह से जो बात हम बार बार करें, 2070 तक भारत नेट जीरो में तब्दील होगा और बहुत बड़ी एक चुनौती है सबके सामने। प्रधानमंत्री ने सबको आह्वान किया कि आइए इस मिशन में जुड़िए, और इसी के वजह से हम देख पा रहे हैं कि सारे देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये इस हिसाब से इंडिया एनर्जी वीक जो है एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 2023 का भी संस्करण हमने देखा, 2024 का संस्करण देख रहे हैं, ये दोनों ही संस्करण जो है एक तरह से नींव रख रहे हैं भारत को एनर्जी सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट देश बनाने की दिशा में। तो बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है तापस ये इंडिया एनर्जी वीक, और कई बड़ी सौगातें भी गोवा वासियों को मिलेंगी कि जिस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है भारत, वो भी देखने वाली बात है। और इंडिया एनर्जी वीक पे इसकी एक वानगी प्रस्तुत की जाएगी। आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े शैला, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित गोवा के लक्ष्य के साथ गोवा वासियों को 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आज देखिए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार की एक खास रिपोर्ट। गोवा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा वासियों के लिए 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 और ONGC सी सर्वाइकल सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पणजी,
और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी योजनाओं का नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमें बहुत ही लक्की साबित हुए हैं। जब भी ये गोवा में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर चले जाते हैं। जो उन्होंने जो कायाकल्प किया है वो तो सराहनीय बात है। जहाँ भी हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जहाँ यहाँ आए हमें ये सौगात अपने बजट में भी दी और अनाउंसमेंट में भी दी है। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही भाग्यशाली है जब उनके पदस्पर्श हमारे गोवा में आते ही हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है और गोवा एक ऊंचाई और अपने एक बुलंदियों पर अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोवा में 100 TPD एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही दक्षिण गोवा में 100 MLD जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। गोवा के विकास के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत को गोवा के युवा भी अच्छा कदम मानते हैं। NIT गोवा का इनॉग्रेशन हो रहा है। क्या होता है कि बहुत सारे जो यंग एस्पायरिंग इंजीनियर्स होते हैं वो गोवा के बाहर जा रहे हैं फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, कॉलेजेस के लिए, एडमिशन्स के लिए। उनको गोवा के अंदर ही एडमिशन्स मिल सकते हैं इन अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट। इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है गोवा के यूथ को। प्रधानमंत्री ने हमें मुद्रा लोन दिया जैसे कि अपने पैर पे खड़े हो सकें और काफ़ी कुछ कंपनियां भी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो प्राइवेट कंपनी जो हमें प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको यूथ को मिलती है और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो प्रधानमंत्री हमें दे चुके हैं, जैसे कि रोड्स कनेक्टिविटी ना रेलवेज, एयरपोर्ट। टूरिज्म हैज़ ग्रोन इन इंडिया एंड स्पेशली इन गोवा because Prime Minister Modi has focused basically in domestic tourism. After 2014 उससे पहले गोवा बस IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बस वही होस्ट करता था। आफ्टर 2014 गोवा में सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था ब्रिक्स। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए। दरअसल बीते 10 साल के दौरान गोवा में विकास की नई परियोजनाओं ने गोवा का चेहरा बदल दिया है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो या फिर प्रौद्योगिकी और शिक्षा संस्थान ने नई संस्थाओं का जुड़ना गोवा अब सिर्फ टूरिज्म डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि विकास का एक नया मॉडल भी पेश कर रहा है। इतने कई सालों में हमने देखा कि गोवा बदल रहा है और साथ ही साथ विकास के मापदंड को अगर देखा जाए तो उस पर भी खरा उतरने का प्रयास गोवा वासी और गोवा की सरकार इस वक्त कर रही है। शीर्ष लार, DD न्यूज़, मडगांव। तो प्रधानमंत्री के गोवा दौरे से जुड़ी और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिम बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। I just transferred the same account to my new company. NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो,
कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी गोवा यात्रा के दौरान राज्य को विकास के कई तोहफे देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की है हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने। प्रधानमंत्री गोवा आ रहे हैं और जब प्रधानमंत्री गोवा आते हैं तो उनके लिए खासा अनुभव होता है क्योंकि गोवा से उनका जुड़ाव काफ़ी पुराना है। लेकिन इतने सालों में अगर देखा जाए तो गोवा ने क्या इसमें अगर देखा जाए पाया है और गोवा को क्या मिला है। 10 साल में जिस प्रकार से गोवा बदला है, विकसित भारत की संकल्पना पे विकसित गोवा के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या पाया है इस पूरे 10 साल में गोवा ने? विकसित भारत विकसित गोवा इस संकल्पना 2047 की इस महारैली को एड्रेस करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो NIT का फाउंडेशन स्टोन डाला था उसका प्रोजेक्ट लोकार्पण कर रहे हैं। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गोवा सरकार की तरफ से उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते हो रहा है। 3rd वन इधर 2 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं। एक द रोपवे प्रोजेक्ट जो पेंजिम में हम कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए, उसका फाउंडेशन स्टोन, और PWD की तरफ से यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर प्लांट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ ऑफ रुपीज़ प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल और लोगों के लिए जो पानी देना है उसका भी फाउंडेशन स्टोन हो रहा है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत जो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनके जो 13-13 स्कीम रहते हैं वो हम अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनके कुछ सैंक्शन लेटर उस फ्लैगशिप प्रोग्राम और जो गोवा गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत जो स्कीम्स हैं उनके सैंक्शन लेटर्स हम दे रहे हैं और ख़ास करके जॉब फेयर्स के सैंक्शन लेटर भी कार्यक्रम में हम दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गोवा के सभी लोग यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। पिछले 10 सालों का अगर खाका देखें तो गोवा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या क्या पाया है, क्योंकि रास्ते बड़े हो चुके हैं, NITs आ चुकी है, इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, कॉलेजेस आ चुके हैं, इंडस्ट्री आ चुकी है। मैं कहने के लिए गया तो मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इसलिए 10 साल में जितने सारे प्रोजेक्ट आया हैं उनका हम डिस्प्ले कर रहे हैं। माननीय मोदी जी आने से पहले टूरिज़्म प्रोजेक्ट से लेके रोड ब्रिजेस इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में आए हैं। प्रधानमंत्री के लिए गोवा लकी है और गोवा भी प्रधानमंत्री लकी है। जी हाँ, हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री को गोवा लकी रहा है और इस बार भी यानी सरकारी कार्यक्रम है निश्चित रूप से, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन लगने वाला है, फिर एक बार मोदी सरकार का ये नारा रहेगा। मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बार भी 400 पार करके मोदी जी फिर से एक बार सरकार में आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से गोवा तैयार है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए, और साथ ही साथ आने वाले समय में जो विकास की परियोजना गोवा में आने वाली है उसे विकास किस प्रकार से गोवा का होगा इसका भी उन्होंने जो है यहाँ पे उल्लेख किया है। शीर्षिलार, DD न्यूज़, मडगांव। और पणजी से हमारे सहयोगी शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, सुप्रभात आपको। और अभी हमने प्रमोद सावंत का इंटरव्यू सुना, साथ साथ हमने वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी बातों को सुना। देखिए, प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगातों से नवाजने वाले हैं गोवा को, फिर चाहे वो NIT की सौगात हो या फिर तमाम परियोजनाओं की सौगात हो, रोज़गार, स्टार्टअप्स एंड मच मोर। क्या कुछ है ताज़ा अपडेट, आप बताएं। बिल्कुल, देखिए हालांकि गोवा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जब गोवा आएंगे तो तकरीबन 1300 से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी वो करेंगे जिसकी नींव इसी सरकार के कार्यकाल में रखी गई। तो अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेज़ी से गोवा का विकास हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित विकसित गोवा किस प्रकार से हुआ है, इस पर जो है ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसीलिए विकसित भारत के अगर संकल्प की बात करें तो आम आदमी तक जो योजना है सरकार की कितनी कारीगर तरीके से वो पहुंची, उसका लाभ उनको किस प्रकार से हुआ है, ये भी देखने का, कहीं ना कहीं टटोलने का ये वक्त है। इसीलिए जब गोवा में प्रधानमंत्री आएंगे तो इस कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो कुछ लाभार्थियों से भी जो है यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गोवा में जो है जो उनकी सभा स्थली है उसके पास में ही एक छोटे से एग्जीबिशन का भी वहाँ पर जो है आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री उस एग्जीबिशन को भी देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ये जो अलग अलग विविध योजना है उनका लाभ किस प्रकार से लोगों को मिल रहा है। क्योंकि प्रमुख तौर पर जैसे हम देखा कि विकसित भारत में
सरकार द्वारा जो चलाई योजना है ज़मीनी स्तर पे अगर किस प्रकार से कार्य कर रही है, इस पर जो ज़्यादा ध्यान जो है सरकार देती है, प्रधानमंत्री देते हैं, यहाँ पर भी अमूमन वो देख पाएंगे। जहाँ तक बात करें विकसित गोवा की, तो पिछले 10 सालों में एक वक्त ऐसा था कि गोवा के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए ये पूरा जो घंटों का सफ़र था वो कुछ ही मिनटों में सिमट कर रह चुका है। तो ये गोवा का विकास पिछले 10 सालों का हम देख पा रहे हैं। टूरिज्म स्टेट था, इससे पहले गोवा माइनिंग के लिए जाना जाता था, जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं था, लेकिन इसके बाद जो है गोवा सरकार ने पॉलिसी बदली, माइनिंग जो है वहाँ पर कम कर दी। लेकिन ऐसे में लोगों को रोजगार देने का सबसे बड़ा सवाल था। तो ऐसे में टूरिज्म सेक्टर हो या फिर जैसे हम कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर आए, नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई, IT सेक्टर यहाँ पर आया, फार्मास्यूटिकल बेस भी गोवा में काफ़ी अच्छा है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ में जो है सरकार ने हालांकि ये प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आए और यहाँ के युवाओं को जो है वो रोज़गार मिले। साथ ही साथ जो यहाँ के युवा जो बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो सटा हुआ महाराष्ट्र का राज्य हो या फिर कर्नाटक का राज्य हो, यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त करने जाते थे। लेकिन अब गोवा में हम देख पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज की भरमार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा एक बड़ा कॉलेज जो है उसका उद्घाटन गोवा में होने वाला है। साथ ही साथ इसके अलावा हम देख पाएंगे जो कॉन्फ्रेंसेस है, जो इंटरनेशनल, गोवा हालांकि हम जरूर कहते हैं कि एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, लेकिन इसको इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए उसी प्रकार से कदम उठाने की जरूरत है। और इसलिए इफी का तो आयोजन गोवा में हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में देखा कि फिर G20 के कुछ बैठकों का आयोजन गोवा में किया गया है, साथ ही साथ ब्रिक्स समिट का यहाँ पे आयोजन किया गया था, SCO समिट का आयोजन गोवा में किया गया था। तो ऐसे में इंटरनेशनल स्तर पर भी अगर देखा जाए गोवा का नाम यहाँ पर हो रहा है, तो इसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है, जो गोवा वासी उनके लिए हो रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ों को जो है गोवा सरकार उनके सामने रखेगी और आने वाले विजन किस प्रकार से होगा गोवा का वो भी बताएगी। जी शिशिर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शिशिर की बता रहे थे कि किस तरीके से गोवा की जो विकास गाथा है वो एक नई परिभाषा लिख रही है, और साथ ही साथ पिछले 10 सालों में जिस तरीके से गोवा में विकास हुआ है वो अपने आप में एक सकारात्मक उदाहरण पेश करता है। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुँचेंगे तो कई विकास परियोजनाएँ जो हैं वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे और गोवावासी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए नया सवेरा। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। और अब बात संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। जी हाँ, संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा की कार्य सूची में आज 3 विधेयक विचार और पारित के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े 2 विधेयक, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित होने के लिए सदन में रखा जाएगा। तो वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भी उच्च सदन के विचार और पारित होने के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा की कार्यसूची में आज 4 विधेयक विचार तथा पारित होने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 विधेयक, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक, संविधान
जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, जो कि अलग अलग मंत्रालय से संबंधित हैं, आज लोकसभा की कार्यसूची में पारित होने के लिए शामिल हैं। परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने वाले विधेयक, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक भी आज लोकसभा में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक को कल सदन में पुनर्स्थापित किया गया था। लोकसभा में आज अंतरिम केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा होगी। अंतरिम बजट पर चर्चा के बाद सदन में इनसे जुड़े विनियोग विधेयक भी पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को भी पारित होने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। तो संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और कई अहम विधायी कामकाज हैं जो सूचीबद्ध हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज सिंह हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सुप्रभात। हमने देखा कि किस तरीके से दोनों ही सदनों में कई विधायी कामकाज जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, और अगर लोकसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से कुछ अहम विधेयक हैं जो सूचीबद्ध हैं आज। काफी अहम है और आप अगर देखें जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी जो वर्ग है इसमें आरक्षण देने की बात है, ये स्वीकार होगा। जो जम्मू कश्मीर का जो ओबीसी समुदाय है इसको स्थानीय जो निकाय से चुनाव होंगे इसमें आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ देखें कि काफी व्यवस्था है जो नकल की रोकने के लिए और खासतौर से जो गलत तरीके से साधन प्रयोग किए जाते हैं परीक्षाओं में, और वह परीक्षाएं चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुसार दूसरी अच्छी तकनीक तरीका है, वहाँ पर सजा का जो सख्त प्रावधान है वो इस विधेयक से शुरू होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 10 साल तक की सजा है और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा कोई भी अगर अनुचित साधनों का जो प्रयोग है उसे करेगा। इसके साथ ही आप राज्यसभा में पुस्तक है जलवायु प्रदूषण को लेकर एक विधेयक वो काफी अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो कंपनियां देश के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन कई बार कुछ छोटी मोटी एजेंसियां होती है जिनके कारण विधेयक के तहत इनमें का प्रावधान था जो पुराना विधेयक था सरकार, लेकिन इसमें केवल अर्थदंड लगाया जाएगा और ये कंपनियां अपना सुचारू रूप से जो काम है वो कर सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एससी और एसटी समुदाय की जातियों में शामिल करने का भी जो विधेयक है वो लिखे गए थे। इससे आपको देखें तो आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही काफी विधेयक लिखे गए बाद में। बिल्कुल नीरज, तो दोनों ही सदनों में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो है जो आज कार्यसूची में सूचीबद्ध हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़े और खबर अब है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच कल हुई विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण इस विधेयक को देखते हुए आज प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में भी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। और बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को यहां पूजा की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां पर मूर्ति रखी और पूजा अर्चना भी की। मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था और इसके कुछ ही घंटे के बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की। तो नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और देश दुनिया की और तमाम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति और लाल सागर में चल रहे तनाव पर चर्चा की। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना उप प्रमुख होंगे। वह 15 फरवरी को पदभार ग्रहण करेंगे।
बागपत कोर्ट ने लाक्षागृह मामले में 53 साल बाद सुनाया फैसला। हिंदुओं को 100 बीघा जमीन का मिला मालिकाना हक, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का आज उद्घाटन करेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न गतिविधियों की होगी प्रदर्शनी। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से स्वदेश विकसित उच्च गति के साथ विस्तारित लक्ष्य वाले अभ्यास यान के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ करेंगे बातचीत। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा को 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी हैं ये योजनाएं। लोकसभा में अंतरिम बजट पर होगी चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा रहेगी जारी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक आज होगा पेश। सदन में आज नहीं होंगे प्रश्नकाल और शून्यकाल। ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा करने देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी होगी सुनवाई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया दौरे से फिलिस्तीनियों में जगी गजा में संघर्ष विराम की आस। रियाद में ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस से संकट के स्थायी समाधान पर की चर्चा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित। प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या की जांच के दौरान कैंसर का चला पता, शाही परिवार ने दी जानकारी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से आज। बेनोनी में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, आज के अखबारों ने प्रमुखता से किन खबरों को छापा है? आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें शहला, तो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में जो कुछ खास बातें कही वो आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर लिया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश का मिजाज देखने को मिल रहा है, उस तरह से ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर हैं, उसको लेकर के आज अखबारों ने खबरें प्रकाशित की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं और अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए जो कुछ खास बातें कही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जमकर उन्होंने घेरते हुए जो कुछ खास बातें कही वो आज अखबारों में ली गई है। और इसके अलावा लोकसभा में कल सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और गड़बड़ी से निजात पाने के लिए पेपर लीक में 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना संबंधी बिल पेश किया। इस खबर को भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया
किया है। अगली खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। दरअसल अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वही चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और इसको लेकर के एक परामर्श जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और बताया है कि प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल करने से राजनीतिक दल बचें। साथ ही साथ बच्चों की कविता हो, बच्चों का गीत हो, मौखिक शब्द हो और क्या कुछ उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के एक परामर्श जारी किया गया है। अगली खबर लाक्षागृह से जुड़ी हुई है। दरअसल लाक्षागृह पर कब्रिस्तान और दरगाह होने का दावा स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 1970 से ये केस चल रहा था। इसको लेकर के भी आज सभी अखबारों ने प्रकाशित इस खबर को किया है। और चलते चलते बात करें, देश के 10 एम्स को ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाएगी दवा। इसको लेकर के एक समझौता हुआ है। ड्रोन सर्विस देने वाली कंपनी टेक ईगल ने इसको लेकर के करार किया है और आपको बता दें कि 5 किलो चिकित्सा सामग्री पहुंचाने का परीक्षण भी किया जा चुका है। तो ये एक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई एक अच्छी पहल और अच्छी खबर है। तो आज के अखबारों में ये है प्रमुख और खास खबरें। संध्या, धन्यवाद इतने कम समय में अखबारों की मुख्य सुर्खियों को समेटने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। और अब बात सूरजकुंड मेले की। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में देश की संस्कृति के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। खान पान, वेशभूषा और हस्तशिल्प के नायाब विकल्पों से पूरा मेला मानो सराबोर है। देशी ही नहीं, विदेशी आगंतुकों और प्रतिभागियों ने मेले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विशिष्ट पहचान दी है। इस मेले का जायजा लिया है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। तो 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में आपका स्वागत है, जहां पर उमंग है, जोश है, तरंग है। और 2 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश की तमाम संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। हर राज्य का एक अलग जोनर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर हर प्रकार के वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे, खान पान आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार की जो ये वेशभूषाएं हैं ये आपको देखने को मिलेगी। उसकी सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान है पूरे देश में। गुजरात थीम के बारे में तो सबसे अच्छा तो खाना, मेरे को यहाँ का गुजराती खाना बहुत पसंद है। और इस मेले में आके ना ये लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हर स्टेट के हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है और इजीली देखने को मिलती। मैं तो काफ़ी सालों से यहाँ इस मेले में आ रही हूँ, तो ये मेला काफ़ी अच्छा लगता है और हिंदुस्तान की हर कल्चर को ये मेला प्रेजेंट करता है। और ये एक मिनी इंडिया तकरीबन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ तकरीबन 40 देशों के जो नर्तक हैं या फिर वहाँ के जो पारंपरिक जो भी लोग वहाँ पे नृत्य करते हैं वो यहाँ पर आएंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहने वाला है। हमारे भारत की जो हमारे गांव की सभ्यता है उसको ये विलुप्त होती जा रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अपना हम परफॉर्मेंस करते हैं, ताकि कोई इसको नगाड़े को कोई ढोलक बोलता है, कोई सारंगी बोलता है, इसको बढ़ावा दे रही है जी अपनी कला का। जिसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, वो आपको एक ही छत में, एक ही कैंपस में देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए अनोखा अनुभव रहने वाला है। The most unique thing about our store is we have traditional masks. It depicts who Africa is. It shows our culture and our heritage. That's it. ये तकरीबन 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें तमाम खान पान और व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत नायाब मौका आप लोगों के लिए हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन ललित और अपने सहयोगी प्रज्ञा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सूरजकुंड, फरीदाबाद। बढ़ते आगे, आधुनिक तकनीक की मदद से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की है। इसके जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरी दवाइयां और वैक्सीन समेत अन्य मेडिकल सामग्री बेहद कम समय में पहुंचाई जा सकती है। आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में ड्रोन मेडिकल सेवा गंभीर रोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। पेश हमारी एक खास रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है।
इसकी मदद से उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आपात स्थिति में गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति के इलाज के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही देर में पहुंचाया जा सकेगा। संस्थान की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि ये सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में मददगार साबित होगी। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें पहाड़ियों पे लोग रहते हैं और उनकी वहाँ पे जो भी मेडिकल नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो अस्पताल से दिखा के जाते हैं लेकिन उनकी दवाइयाँ जो हैं वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं जब, तो उनको लेने के लिए वो आ नहीं पाते कई बार। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम मेडिसिन्स ड्रोन्स के ज़रिए उनको हम दे सकते हैं, उनको उपलब्ध करा सकते हैं। ड्रोन सेवा शुरू करने से पहले एम्स प्रशासन ने पिछले वर्ष इसका ट्रायल किया। इस ट्रायल की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई। राज्य के पौड़ी और उत्तरकाशी में भी ड्रोन की मदद से सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। ऋषिकेश एम्स की ड्रोन सेवा 50 किलोमीटर की एरियल दूरी कवर कर सकती है। समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। अभी 1 फरवरी से हमारी रेगुलर सर्विस ड्रोन्स की शुरू हो गई है, जिससे हम डिफरेंट जो हमारे CHC, PHC या आरोग्य मंदिर जो हैं वहाँ पे हम दवाई पहुँचा सकेंगे। और सिर्फ दवाई ही नहीं इससे जाती है, इससे कुछ भी जा सकता है। जैसे वैक्सीन है, कोई वैक्सीन की कहीं पे ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर मतलब स्टोर करके उसकी प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके उसका जो ड्रोन का जो पार्ट होता है जिसमें पेलोड जाता है उसमें डाल के दे सकते हैं। पहाड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन से सामान उतारने, चढ़ाने और संचालन में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कई लेडीज़ की ट्रेनिंग हुई है जिनको हम ड्रोन दीदी कह रहे हैं। इनको हमने ट्रेन करा लिया है। इनका स्पेशली एक स्पेशल प्रोग्राम के अंडर गुड़गांव में इनका ट्रेनिंग हुआ था और ये फिर वहाँ पे उसको ड्रोन को खाली करेंगी या उसमें से सामान निकालेंगी और उसको आगे भी डिलीवर कर देंगी। जैसे मान लीजिए CHC से किसी पेशेंट को देना है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से होंगे, उनको पता होगा वहाँ के लोगों का। जल्द ही उधम सिंह नगर के किच्छा में ऋषिकेश एम्स का कैंपस बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद कुमाऊं के जिलों को भी ड्रोन मेडिकल सेवा से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। नया सवेरा में आगे बढ़े, दुनिया भर की कुछ खास खबरें देख लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया के दौरे से फिलिस्तीनियों में ये उम्मीद जगी है कि गाजा में संघर्ष विराम होगा। एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की और गाजा में मानवीय जरूरतों पर चर्चा की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन चार्ल्स किस कैंसर से पीड़ित हैं ये पता नहीं चला है। बकिंघम पैलेस ने कल बयान जारी कर कहा कि किंग चार्ल्स ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। यमन में विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई लेखक को चीन द्वारा निलंबित मौत की सजा पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने आक्रोश जताया। कैलिफोर्निया में आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई है और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ को देखते हुए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। और अब बात कारोबार की। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में EMI बढ़ने की उम्मीद कम। जनवरी महीने में देश का कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 9.97 करोड़ टन हो गया है। एक साल पहले इसी अवधि में भारत का कोयला उत्पादन 9.04 करोड़ टन था। हयात ब्रांड के तहत होटल श्रृंखला चलाने वाली जुनिपर होटल्स और रियल एस्टेट कंपनी आरके डेवलपर्स समेत 4 कंपनियों को बाजार नियामक सेबी ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दी है।
कैब सेवा के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने वाला मंच स्नैप ई कैब्स ने इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर्स के नेतृत्व में प्री सीरीज ए दौर में 25 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। हाल ही में एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। तेल वितरण कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी कि अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 69,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। सरकार का फोकस सौर और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इसके चलते इन दिनों सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण का उद्घाटन आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। इस मौके पर नेपाल के खेल मंत्री दिग बहादुर लिंबू भी मौजूद रहेंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। भारतीय टीम ने इस संस्करण में अब तक अजय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सतीश कुमार करुणाकरन और आद्या वरियात की जोड़ी ने 32वें ईरान फजर अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। वहीं भारत के साईं प्रतीक और कृष्ण प्रसाद की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से हरा दिया। फिल फोर्डन ने मैन सिटी के लिए 3 गोल दागे। और अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 11वें दिन 18.46 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और अब तक मूवी दुनिया भर में 306.16 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस कर चुकी है। फाइटर साल 2024 की पहली फिल्म बन गई है जिसने 300 करोड़ के आंकड़े को पार किया। फिल्म लापता लेडीज का पहला गाना डाउट हुआ रिलीज। हाल ही में सामने आई फिल्म के ट्रेलर में इसकी मजेदार दुनिया की झलक पेश की गई है जो खोई हुई दुल्हनों के रोलर कोस्टर सवारी में बसती है। राजकुमार राव के साथ फिल्म श्री में नजर आएंगी अभिनेत्री अलाया। अलाया ने साल 2019 में फिल्म जवानी जाने मन से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। अभिनेता नील नितिन मुकेश जल्द साउथ की फिल्म मायावन में दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि यह फिल्म एक आम आदमी की सुपर विलन से भिड़ंत की कहानी है। विकी कौशल ने अपकमिंग फिल्म ऑल इंडिया रैंक का ट्रेलर शेयर किया है। फिल्म एक IITian के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती है। नया सवेरा में आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं एक खूबसूरत पहल की। सुहानी सर्दी मुहिम के जरिए युवाओं की एक टीम के साथ हर साल हजारों बच्चों को सर्दी की चिंता से मुक्त कराने के अभियान में जुटा हुआ है। साल 2015 में शुरू हुआ इस मुहिम के दौरान 6 साल में लाखों बेसहारा और स्कूली बच्चों को नए स्वेटर बांटे जा चुके हैं। सुहानी सर्दी आंदोलन के प्रणेता प्रवीण और उनकी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण और स्कूली बच्चे सर्दी से बचाव कर पाएं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। सर्दी, ये शब्द सुनते ही हम शहरी लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शहर के गर्म वातावरण में इस मौसम का आना हमें एक सुकून देता है, पर ये मौसम सभी को सुकून नहीं देता। जब लोग घरों में रजाई ओढ़कर शांति से सो रहे होते हैं, तब ये सर्दी कई गरीब इंसानों की जान भी ले लेती है, खासकर गरीब बच्चों और बुजुर्गों की। कारण एक ही है कि उनके पास तन ढकने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते। हमारी भारत भूमि सेवक वीरों की भी जननी है। ऐसे ही कुछ समाज सेवियों को जब इस समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने समस्या को दूर करने का उपाय सोचा।
और सुहानी सर्दी नाम से एक समाज सेवी मुहिम शुरू कर दी ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को स्वेटर मिल सके। कोटड़ा जो राजस्थान के अंदर अति पिछड़े ब्लॉक की श्रेणी के अंदर आता है, यहाँ ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जिनको पहनने की सर्दी के अंदर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सुहानी सर्दी आंदोलन के तहत 1 से 5 के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए इनके मंच ने जो बच्चों को स्वेटर वितरण किया है, उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से और इनके समस्त ग्रुप को जो है वो मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुहानी सर्दी की टीम ने दूर दराज के गांवों में जाकर बिना किसी भेदभाव के बच्चों को स्वेटर पहनाने का काम शुरू किया और ये काम बीते 9 वर्षों से लगातार जारी है। सुहानी सर्दी की टीम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र और उत्तर पूर्व के मणिपुर में इम्फाल तक भी जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंच रही है। ये टीम अब तक लगभग 1 लाख स्वेटर वितरित कर चुकी है। ठंड से ठिठुरते बच्चों को जब एक नया स्वेटर मिलता है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है। ये मुस्कान सुहानी सर्दी टीम को समाज सेवा के लिए और ज्यादा उत्साहित कर देती है। इस अच्छी पहल को देखते हुए कई लोग आगे आए हैं और इस टीम को नए पुराने स्वेटर मुहैया करा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। जो बच्चे पहले सर्दी में स्कूल आना बंद कर देते थे, वो अब रोज स्कूल आते हैं। हर साल सुहानी सर्दी वाले इन्होंने जो एक कैंप चला रखा है कि ये हर साल जितने भी आवश्यकता वाले स्कूल होते हैं उनको स्वेटर उपलब्ध करा रहे हैं और मेरे भी स्कूल में इन्होंने सुहानी सर्दी ने स्वेटर उपलब्ध कराए थे और हमने सारे बच्चों को कम से कम 250 के करीब स्वेटर हमको सुहानी सर्दी वाला जो कैंप है इनसे मिले थे। सुहानी सर्दी टीम की ये पहल एक सराहनीय प्रयास है ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा हासिल करने में कोई रुकावट ना हो। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। मोटापे को एक मामूली समस्या माना जाता है, लेकिन वजन बढ़ने से स्वास्थ्य के कई दुष्प्रभाव होते हैं। मोटापे के कारण स्वास्थ्य को क्या कुछ खतरे होंगे, मोटापे को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। मोटापा सिर्फ एक सौंदर्य समस्या ही नहीं, ये रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो मोटापा की वजह से हमारा अफेक्ट नहीं हो। हार्ट पे भी अफेक्ट है, लीवर पे भी अफेक्ट हो रहा है, सभी चीज़ों पे हो रहा है। और कुछ बीमारियां जो मुख्य रूप से हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और हार्ट की बीमारी है, हमें स्लीप एपनिया है, लीवर की प्रॉब्लम्स है, ऐसी सारी प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ जाती है। और साथ ही बढ़ जाती है हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, अब चलना फिरना कम हो जाता है और उसकी वजह से और मोटापा बढ़ता रहता है क्योंकि हम खाना कंट्रोल नहीं करते। कुछ जैसे बॉडी बिल्डिंग की दवाइयां हैं जो यंग एज में लोग मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए लेते हैं, उनके भी दुष्प्रभाव आगे चल के ये होता है कि उनसे वजन बढ़ता है। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि मोटापे का जो मुख्य इलाज है वो अभी भी हमारा डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी है। डाइट कंट्रोल यानी हमें खाने में फैट का इस्तेमाल कम करना है। हमें उन खाने में जैसे कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, पराठा, पूड़ी, अचार, ऐसे
खाना जिनमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घी तेल का, हमें उनसे बचना है। साथ में हमें फलों का इस्तेमाल बढ़ाना है, हमें फाइबर्स का बढ़ाना है, हमें सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना है और इसके साथ में हमें रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रोज़ वॉक करनी है। जो यंग एज में है वो दौड़ भी लगा सकते हैं और जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग वॉक करके भी अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप 45 मिनट या आधा घंटा रोज़ सुबह शाम वॉक शुरू करें, धीरे धीरे करके उस वॉक को बढ़ाएं ताकि आपका वजन कंट्रोल में रह सके। बहुत ही कम मरीजों में जिनको डॉक्टर्स की सलाह के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने ये देख लिया है कि खाने और एक्सरसाइज से उनका वजन कम नहीं हो रहा है, उनको जो वजन कम करने की कुछ दवाइयाँ हैं वो भी दी जा सकती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडिकेशन जो आ जाते हैं कि आपका वजन कम ही नहीं हो रहा है, आपका BMI ज़्यादा बढ़ गया, उस स्थिति में यह भी हो सकता है कि हम बैरेट्रिक सर्जरी के बारे में सोचें। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन शैली के कारकों पर ध्यान दें जिससे आपका वजन नियंत्रित रहे, बीमारियों का खतरा कम हो और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं लंदन के समरसेट हाउस में लगी क्यूट प्रदर्शनी की कुछ झलकियाँ। जी हाँ, ये जो प्रदर्शनी है वे जापान की मशहूर बिल्ली हेलो किटी से छाई हुई है। इस साल हेलो किटी अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है। इसी के साथ मुझे, शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।